उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सिलक्यारा आएंगे। दोपहर 12:45 पर गडकरी सिलक्यारा टनल पर पहुंचेंगे। करीब 1 घंटे राहत और बचाव काम का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ में रहेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, 41 जिंदगियां इस वक्त टनल के अंदर हैं और साथ ही निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज नितिन गडकरी भी पहुंचेंगे उत्तरकाशी सिलक्यारा, जहां पर पहुंचकर वो जो कार्य किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, उसका जायजा लेंगे और उनके साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपडेट ले रहे हैं, साथ ही मॉनिटरिंग सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और साथ ही आज नितिन गडकरी पहुंचेंगे उत्तरकाशी और सिलक्यारा पहुंचकर जो बचाव कार्य चल रहा है उसका जायजा लेंगे। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों का रेस्क्यू आज किया जाएगा। और देखिए, आज 8 दिन हो चुके हैं, 8वां दिन है आज, मगर राहत कहीं भी नजर नहीं आ रही है। इस बीच शनिवार को टनल ऑपरेशन की रणनीति बदली गई है और अब 4 जगहों से बोरिंग यानी कि खुदाई होगी, जिससे कि मजदूरों के पास तक पहुंचा जा सके। टनल का शुरुआती पॉइंट जहां पर अब तक बोरिंग हो रही थी, वहां से भी बोरिंग होगी। साथ टनल के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर से भी बोरिंग होगी, यानी कि वर्टिकल बोरिंग होगी। और टनल का एक पॉइंट जो कि टनल के दूसरे छोर पर है, वहां से भी बोरिंग की जाएगी और साथ ही साथ एंड पॉइंट के ऊपर से भी वर्टिकल बोरिंग होगी। चारों तरफ से एक साथ बोरिंग के बाद में मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश होगी और चारों स्कैप टनल पर एक साथ में काम शुरू होगा। इसके लिए रेलवे, सतलुज जल विद्युत निगम और साथ ही ONGC की टीमें भी यहां पर मौजूद रहेंगी और वर्टिकल बोरिंग के लिए पहले टनल के ऊपर पहुंचने के लिए रोड बनाई जा रही है। तो वहीं रात भर रोड बनाने का काम भी चलता रहा। पूरे मामले को PMO की तरफ से अपने हाथ में लिया गया है और पूरे ऑपरेशन पर PMO की नजर बनी हुई है। बरकोट की तरफ से भी, सिलक्यारा की तरफ से भी, वर्टिकल भी, परपेंडिकुलर भी 5 प्लान्स जो है हमने बनाए हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं 2 प्लान्स के एग्जीक्यूशन का काम साइट पर एक्सेस देने के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है। प्रयास यही रहेगा कि समय लूज करने से पहले हम लोग जो मदद जल्दी पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा दें। और ज्यादा जानकारी के साथ में बलवीर परमार जुड़ गए हैं। बलवीर का रुख कर लेते हैं। बलवीर, इस वक्त आप मौके पर ही मौजूद हैं। सबसे पहले अभी क्या स्थिति वहां पर आप देख पा रहे हैं, उस बारे में बताइए और आगे की रणनीति क्या बनती हुई नजर आ रही है, जिससे कि अब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल, टनल ऑपरेशन जो सड़क बनाने का कार्य जो कल शुरू हुआ था वो टॉप से कुछ नीचे पहुंचा दिया गया है, जिसमें मशीन देख सकते हैं आप कि किस तरह से JCB मशीन वहां पे पहुंची है। इस तरह से 2 JCB मशीन की किस तरह से JCB मशीन वहां पे पहुंची है, इस तरह से 2 JCB मशीन को लगाया गया है, क्योंकि टॉप पे पहुंचेगा जो जब ये मशीन, उसके बाद मशीनों को वहां पहुंचाया जाएगा और जो बोरिंग का कार्य है वो फिर उसके बाद किया जाएगा। तो ये प्लान बनाया गया है, 5 तरीके से काम किया जाएगा। एक तो सिलक्यारा वाली जो साइड है वहां से काम किया जाएगा। एक जो टनल की इस वाली साइड है वहां पे 2 जगह से बोरिंग किया जाएगा, जहां पे एक 24 इंच की बोरिंग और एक 1.2 मीटर की बोरिंग की जाएगी। और इसके अलावा एक जो हॉरिजॉन्टल बोरिंग भी यहाँ पे की जाएगी और जो टनल के अंदर जो पहले से जो काम हो रहा था वो काम भी किया जाएगा। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो प्लान बनाया गया है, सभी मोर्चे खोल दिए गए हैं और कोशिश यही है कि जो लंबे समय से जो अंदर फंसे हुए हैं मजदूर पिछले 170 घंटे से, उनको हर हाल में जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि समय लंबा हो गया है और लगातार समय बढ़ता जा रहा है। तो जो अंदर जो मरीज है, जो सूत्र बताते हैं, उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। हालांकि डॉक्टर द्वारा उनके पास दवाइयां पहुंचाई जा रही है, पर जिस तरह से घंटे बढ़ रहे हैं उसको लेके जो यहाँ पे तमाम एजेंसियां हैं अलर्ट पे है और जो इसमें कार्य है, सड़क बनाने का कार्य जोरों पे है, ताकि जो मशीन है वहां पे पहुंचाई जा सके। जी
लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि और वक्त कितना लगेगा, क्योंकि जिस तरह से वर्टिकल यहाँ पर बोरिंग की बात कही जा रही है उसमें पहले तो ये कि बहुत ज्यादा वक्त लगने की बात कही गई थी, और दूसरा ये कि भूधसाव भी हो सकता है वर्टिकल बोरिंग से। तो ऐसे में इन चुनौतियों के लिए क्या कोई उपाय अभी तक ढूंढ पाई है टीम, और साथ ही वक्त और कितना लगेगा, क्योंकि ऊपर तो इंस्टॉलेशन के लिए काफी वक्त लगने की बात कही गई थी पहले ही। बिल्कुल 8वां दिन आज है और जिस तरह से ये पूरा प्लान बनाया गया है तो एक लंबा समय इसको लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से सड़क वहाँ पे नहीं है, सड़क का कार्य चल रहा है, अभी भी सड़क बनाने का कार्य है जो है वो प्रगति पे है। और कह सकते हैं कि कल जब हमारी अधिकारियों से बात हुई, पीएमओ के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए थे, उनका कहना है कि 4 से 5 दिन का ये ऑपरेशन रहेगा। हालांकि जो सूत्र बताते हैं कि ये ऑपरेशन लंबा भी चल सकता है, पर उम्मीद ये की जा रही है बलवीर आप डे 1 से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अब ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पीएमओ ने अपने अंडर ले लिया है, अब क्या काम में आप तेजी देख पा रहे हैं? और साथ ही आज नितिन गडकरी भी पहुंचेंगे, तो उनके दौरे को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल कल जिस तरह से पीएमओ के जो अधिकारी थे वो जब यहाँ पे पहुंचे उसके बाद लगातार काम में तेजी देखने को मिली। जो सर्वे पहले हो जाना चाहिए था वो आनन फानन में कराया गया, पूरी टीमें अलर्ट पे दिखी, और खुद जो पीएमओ की जो टीम यहाँ पे आई थी वो पूरा सर्वे करके शाम तक दिखती रही। खुद प्रेस वार्ता करके ब्रीफ किया कि किस तरह की योजना है, क्योंकि सारे मोर्चे खोल दिए हैं। अब क्योंकि समय काफी बढ़ गया है, जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनकी जान को भी खतरा है, तो जो सारे मोर्चे हो सकते हैं, जो प्लान हो सकते हैं वो पूरे खोल दिए गए हैं। खुद आज जो नितिन गडकरी है केंद्रीय मंत्री, वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे। लगभग 12:45 का उनका पहुंचने का प्रोग्राम है, और सीएम धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वो भी पूरा जायजा लेंगे, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे कि क्या क्या प्लान है और किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। तो कह सकते हैं कि जो पीएमओ कार्यालय है पूरी तरह से अलर्ट पर है, और जो भारत सरकार है वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। जो एजेंसियां हैं, ओएनजीसी हो गई, रेलवे हो गया, जल विद्युत निगम, टीएचडीसी, एसजीवीएनएल, ये सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, और खुद जो बड़े अधिकारी है वो इस पे नजर बनाए हुए। जी ठीक है बलवीर, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भगवान बद्री विशाल के कपाट शनिवार को बंद कर दिए गए हैं, और बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। ठीक 3:33 पर बद्री विशाल के कपाट बंद किए गए। पूरे विधि विधान के साथ में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए गए। अब अगले 6 महीने भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद रहेंगे, और आखिरी दिन सबसे पहले माता लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान किया गया। आज उद्धव और कुबेर अंधकेश्वर में विराजमान हो जाएंगे, तो वहीं गरुड़ भगवान जोशीमठ आएंगे, जहां सभी देवताओं के विराजमान होने के बाद में जोशीमठ में शीतकालीन पूजा अर्चना होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में बद्रीनाथ से नितिन सेमवाल लाइव जुड़ गए हैं। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, कल कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन उसके बाद में अगले सुबह डोली वहां से रवाना होती है, तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है बद्रीनाथ धाम में? जी, कपाट बंद होने के बाद आज दूसरा दिन है, और आज उद्धव और कुबेर जी की जो डोली है वो शीतकालीन पड़ाव स्थल पांडुकेश्वर पहुंचेगी। साथ में आदिगुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी और भगवान गरुड़ भी आज पांडुकेश्वर पहुंचेंगे, और यहीं पर गरुड़ भगवान और शंकराचार्य जी की जो गद्दी है वो रात्रि विश्राम करेगी। इसके बाद कल यानी कि सोमवार को आदिगुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी और गरुड़ भगवान जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पहुंचेंगे, जहां पर इनके पौराणिक मठ में विराजमान किया जाएगा। और यहीं पर बताया जाता है कि शीतकाल में गद्दी के रूप में भगवान बद्री विशाल की आराधना और उनकी पूजा वहां पर की जाती है। इसके अलावा शीतकाल में उद्धव और कुबेर जी की पूजा
पांडुकेश्वर में की जाएगी और वहीं पर भक्त उनके दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं। अब ग्रीष्मकालीन यात्राएं संपन्न हो गई है, तो ऐसे में शीतकालीन यात्राओं की तैयारियां भी शुरू हो गई है। यानी कि आज से ही पांडुकेश्वर में जो तीर्थ यात्री हैं, जो भगवान और कुबेर और उद्धव जी की जो पूजा करना चाहते हैं, वो पांडुकेश्वर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐतिहासिक यात्रा इस वर्ष की रही। 18,40,000 तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे और अभी भी बताया जा रहा है कि अगर शीतकाल में अच्छी व्यवस्थाएं हुई तो यात्री जरूर पहाड़ों का रुख कर सकते हैं और चारों धामों के साथ साथ जो अन्य देव स्थान है वहां पे भी पूजा अर्चना के लिए पहुंच सकते हैं। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद गंगोत्री धाम के गंगाजल से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक होगा। गंगोत्री धाम के रावल गंगा कलश यात्रा लेकर हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने यात्रा का भव्य स्वागत और मां मनसा देवी चरण पादुका मंदिर में पूजा अर्चना के बाद में यात्रा अपने अगले पड़ाव के लिए हरिद्वार से रवाना हो गए। हरिद्वार से भी गंगाजल भरकर एक विशाल कलश भी डाला गया और गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश ने बताया कि इस बार उनके द्वारा एक खास कलश बनाया गया है जिसमें 1100 लीटर गंगाजल भरा गया है। कई पड़ावों से होते हुए यात्रा 27 नवंबर को नेपाल पहुंचेगी और वहां इसी गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। पूर्व काल से हमारे रावल जी पैदल भगवान पशुपतिनाथ को जल दे के जाते थे। 2000 से हम जब इस पीठ पे आए तो गंगा जी ने, भगवान पशुपतिनाथ ने प्रेरणा करी और हम इस यात्रा को करते करते आज ये 2023वीं यात्रा है जो कि अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रही है। हमारे जो रावल जी है ये जल लेके आए हैं और इस बार जो है ये जल जो है 1100 लीटर है, बहुत बड़ा कलश है और इस समय ये माना गया है कि भारत का नहीं, अभी इसमें पूरे विश्व का सबसे बड़ा कलश जो है जो यहाँ से नेपाल पशुपतिनाथ में जाएगा और भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक होगा। तो हमारे रावल जी आए हैं, मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बीजेपी ने अपने SC/ST सम्मेलन का समय बदल दिया है और अब ये सम्मेलन दिसंबर में होंगे। राज्य के 18 लाख से ज्यादा लोगों के लिए इसे बीजेपी का नया दाव माना जा रहा है। हालांकि सम्मेलन में लोगों को लाना बड़ा लिटमस टेस्ट भी होने जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। पांचों लोकसभा सीट में बीजेपी ने 70% वोट शेयर का टारगेट लिया है, जिसके लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब बीजेपी मंडल स्तर पर अपने SC/ST सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें SC/ST वर्ग को लाना बीजेपी नेताओं के लिए बड़ा चैलेंज होगा। इस प्रकार के सम्मेलनों के माध्यम से मुझे लगता है कि वो और अधिक जो है भारतीय जनता पार्टी से भी, सरकार से भी जुड़ने का काम सिद्ध होगा और उनको ये अवगत भी कराया जाएगा कि किस प्रकार से सरकार प्रतिबद्धता के साथ में आपके कल्याण के लिए काम कर रही है और निश्चित रूप से जो उससे लाभार्थी होंगे वो तो जुड़ेंगे, साथ ही जो अन्य लोग हैं उन तक भी और जानकारियां पहुंचेंगी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। वहीं कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि SC/ST सम्मेलन में भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भीड़ वोटों में तब्दील नहीं होने वाली। बीजेपी नेताओं ने SC/ST वर्ग को सिर्फ वोट के तौर पर ही देखा और इस्तेमाल किया है। आज इलेक्शन है तो ये चाहते हैं कि सम्मेलन करके उन लुभाने वाले वादे करें और इलेक्शन जीत के फिर भूल जाए। तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और हम घर घर जाकर लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या वादा किया था और किस वादे पे खरी नहीं उतरी है और जितनी भी योजनाएं थी इन्होंने ऐसा नियमावली कर दी है जिसको लोगों को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इन सम्मेलनों का कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के नेताओं की धड़कनें भी इन सम्मेलनों को लेकर बढ़ी हुई हैं। कैसे SC/ST वर्ग को इन सम्मेलनों से जोड़ा जाए। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नैनीताल में हैं और शनिवार को उनकी पत्नी ने दोस्तों के साथ में सरोवर नगरी की नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ उठाया। धोनी की पत्नी साक्षी दोस्तों के साथ में नैना देवी के पास में बोट स्टैंड पहुंची, जिसके बाद में सभी
नियमों का पालन करते हुए नाव का लुत्फ उठाया गया और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से साक्षी खुश नजर आई। हालांकि इस दौरान मीडिया से बातचीत करने से साक्षी ने मना कर दिया। वहीं महेंद्र सिंह धोनी इस दौरान होटल में ही रहे। नैनीताल में शनिवार को 182 साल पूरे कर लिए हैं और इस शहर को साल 1823 में अंग्रेज अधिकारी ट्वेल ने खोजा था, तो लेकिन 1841 को अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन ने इसे दुनिया के सामने रखा था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। नैनीताल में कुछ इस अंदाज में 18 नवंबर के दिन को सेलिब्रेट किया गया। मौका था नैनीताल के बर्थडे का। इस मौके पर कई केक काटे गए और एक दूसरे को केक खिलाकर इस दिन को यादगार बनाया गया। स्वर्गीय दीपक बिष्ट ने सालों पहले इसकी शुरुआत की थी और पूरे नैनीताल ने शनिवार को उनकी यादों में हैप्पी बर्थडे नैनीताल कहा। मेरे हस्बैंड ना इस कार्य में बहुत आगे थे। उनका यही सपना था कि मैं नैनीताल के लिए बहुत काम करूं। उन्होंने बहुत काम भी किया नैनीताल के लिए, लेकिन उनकी किस्मत खराब की उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूं, मैं उनके हर काम को आगे बढ़ाऊंगी। इस नैनीताल जन्म दिवस को हमेशा मनाते रहूंगी। नैनीताल शहर कई उतार चढ़ाव झेल चुका है। वहीं अब सरोवर नगरी को बचाने की चुनौतियां भी खड़ी है। साल 1841 में पीटर बैरन के आने के बाद यहाँ निर्माण हुआ और तब से 2 बार नैनीताल शहर भूस्खलन भी झेल चुका है। हालांकि इसके बाद भी शहर कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया, जिससे अब सरोवर नगरी को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। इस समय जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है नैनीताल बचाओ एक जन आंदोलन होना चाहिए, और जब तक जन आंदोलन नहीं होगा तब तक ये शहर नहीं बच सकता। सरोवर नगरी नैनीताल ने शनिवार को 182 साल के सफर का जश्न मनाया, लेकिन जरूरी ये भी है कि शहर को बचाने के लिए सभी को जिम्मेदार होना होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। सेब और कीवी के पौधों के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया है, तो अब फैसला हुआ है कि अब कोई भी पौधा दूसरे राज्य से नहीं आएगा। पर सीबीआई जांच के बीच में उद्यान मंत्री की ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि सरकारी नर्सरी खराब हाल में है और प्राइवेट नर्सरी पर सवाल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेब कीवी के जिन पौधों से हिमाचल जम्मू कश्मीर ने इनकम की, उत्तराखंड में उन्हीं पौधों के नाम पर पैसा लूटा गया। घोटाला ऐसा कि नौबत सीबीआई जांच तक आई। पर इसी बीच मीटिंग बुलाकर उद्यान मंत्री ने नया प्लान और फरमान सुनाया। फरमान ये कि अब विभाग कोई भी पौधा दूसरे राज्य से नहीं खरीदेगा। मतलब ये कि अब सेब कीवी जैसे फलों के पौधे उत्तराखंड में रजिस्टर्ड प्राइवेट नर्सरी से खरीदे जाएंगे। हम ये सुनिश्चित करें कि हमारी जो अपनी नर्सरियां हैं, 10 नर्सरियों में जो फिलहाल मदर प्लांट्स हम यहाँ पर बनाएं, और यहाँ के जो स्थानीय नर्सरी वाले हैं उनके प्लांट्स पहले खरीदें, ये मैंने निश्चित किया है। उद्यान मंत्री ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन उद्यान घपले में आवाज उठाने वाले दीपक करगेती के मुताबिक इसमें बिना चेकिंग किए 5000 पौधे वाली नर्सरी भी कई बार 1 लाख पौधे का दावा करती है और इसी में पैसा बनाया जाता है। तो 94 सरकारी नर्सरी का बुरा हाल है, जिनके नाम पर पूरा विभाग चल रहा है। वहीं 150 से ज्यादा प्राइवेट नर्सरी का क्या हाल है, इस पर भी सवाल है। वहीं विपक्ष का कहना है कि अभी मंत्री जी सेब और कीवी की बात छोड़कर सीबीआई जांच पर ध्यान दें। राजकीय नर्सरियों का जब आप हाल जानेंगे तो 15 नर्सरियां भी ऐसी नहीं हैं जिनसे कि जो है शीतकालीन में किसी भी काल में सही से फल पौध हमको उपलब्ध हो पाते होंगे। सबसे पहला काम यहाँ पर ये करना चाहिए कि जो हमारे राजकीय उद्यान है, जो एकड़ों की भूमि हमारे पास उद्यानों के लिए है, वहाँ पर जो है फल पौध तैयार किए जाएं और वहीं से पूरे राज्य के अंदर सप्लाई किए जाएं। अब किस राज्य से आप लेंगे या किस राज्य से नहीं लेंगे, और आप प्रदेश के अंदर से जो है पौधे लेने का काम करेंगे, तो पहले मैं समझता हूँ मंत्री जी को ये देखना चाहिए कि राज्य के अंदर इतनी पौधशालाएं हैं। पौधों की खरीद में घपले की वजह से उद्यान विभाग सीबीआई जांच में उलझा हुआ है और अब विभाग का हाल सुधारने के हर दावे से पहले ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मेंबर प्रीतम सिंह चुनाव के बाद में वापस लौट आए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं, युवाओं और किसानों ने कांग्रेस की घोषणाओं पर भरोसा किया है और ये भरोसा 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव नतीजों में दिखेगा। जो योजनाएं पूर्व में जो है हमने वहां पर देने की बात कही थी, उन योजनाओं पर जो है दोनों ही सरकारों ने काम किया और जो घोषणाएं की है, लोग इस बात पर कांग्रेस पे यकीन करते हैं कि कांग्रेस जो कहती है उसे करती है। निश्चित रूप से दोनों ही राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव को देखते हुए 70 विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी बना दिए गए हैं, जबकि कांग्रेस के पास में नेताजी गिने चुने ही हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी कब अपने बड़े नेताओं को काम सौंपेगी जो सरकार और संगठन का अनुभव होने के बावजूद खाली बैठे हुए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार 2 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो बड़े नेता भी 2-4 हैं। बावजूद इसके कांग्रेस में 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी बना दिए गए, जिन्हें दिसंबर तक एक-एक बूथ की रिपोर्ट देनी है। पर सवाल बीजेपी को लेकर है, जहां बड़े नेताओं की फौज है पर एक सिरे से सभी नेता शांत बैठे हैं। पार्टी काम नहीं सौंप रही तो नेता भी नजर नहीं आ रहे, वो भी ऐसे नेता जिनके पास सरकार से लेकर संगठन तक का बड़ा अनुभव है। बीजेपी में बात करें तो बिशन सिंह चुफाल, बंशीधर भगत, मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष के साथ कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो इस वक्त बीजेपी में विधायक किशोर उपाध्याय और सरिता आर्य कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो क्या खाली बैठे नेताओं को कोई काम पार्टी सौंपेगी या लोकसभा चुनाव में इनकी कोई भूमिका नहीं होगी? नहीं, हमने लगभग अभी सांसद को भी जो लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से जब विषय निकल कर आएगा और उस समय किसको किस कार्य में लगाना उसकी हम रचना बना रहे हैं। हमारे अन्य को दायित्वधारी हैं, अभी और भी दायित्वधारी सूची हमारी जब निकलेगी तो हम उन सब दायित्वधारियों को भी लोकसभा की भिन्न विधानसभाओं का हम काम सौंपेंगे। हर कार्यकर्ता से काम लेना, उसमें हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे 5 पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के अंदर है, तो सभी कार्यकर्ताओं को हम अपने काम संगठन के काम में और चुनाव की दृष्टि से उन सबका प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव में संगठन का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। 2016 में कांग्रेस के ज्यादातर नेता तो बीजेपी में भाग गए, इसीलिए कांग्रेस छोटे नेताओं के भरोसे बूथ को मजबूत करना चाहती है। पर बीजेपी में बड़े नेताओं को खाली बैठाने पर कांग्रेस चुटकी लेने से नहीं चूकती। आज भी उनके पास बड़े बड़े नेता हैं जिनसे वो काम ही नहीं ले रहे। 2-2, 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री हैं उनके पास। आप देखिए उनको कान पकड़ के घर बिठा रखा है, उनसे कोई काम नहीं ले रहे। पूर्व अध्यक्ष हैं, वरिष्ठतम हैं और सबसे वरिष्ठतम होंगे बंशीधर भगत जी, बताइए उनसे क्या काम लिया जा रहा है? बीजेपी को अगले 1 साल में लोकसभा, निकाय, कॉर्पोरेट के चुनाव से गुजरना है और अब देखना होगा कि कब प्रदेश का बीजेपी संगठन साइडलाइन दिख रहे बड़े नेताओं को काम सौंपता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। यूपी पुलिस के डिप्टी एसपी के बेटे ने आज देहरादून में अपनी मां की हत्या कर दी। देहरादून में बलवीर रोड पर ट्रस्ट कॉलोनी की यह वारदात है। 25 साल के युवक ने अपनी ही मां की सब्बल से वार करके हत्या कर दी है और हत्या की जो वजह है वो फिलहाल पूछताछ में साफ हो पाएगी। बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है और लगातार अपनी मां के साथ में उसका विवाद चलता रहता था। आज सुबह भी पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वो पुलिस में ही पोस्टेड है मुरादाबाद में। प्रातःकाल जब वो बात करने के लिए फ़ोन मिला है तो रिप्लाई नहीं आया और इनको कुछ पहले से भी संदेह था कि ऐसे कोई घटना हो सकती है या कोई, तो तत्काल वो यहाँ पहुँचे। कमरा बंद था, जब खोला गया तो खून से लथपथ उनकी वाइफ की बॉडी थी। बेटा भी इनका 25 साल का है, जो भी इंजर्ड था, हाथ पे कुछ नस के काटने के निशान पाए गए, उसको भी हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी तक जो जानकारी उन्होंने दी है उसके हिसाब से कि कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से परेशान चल रहा था बेटा और उसका साइकेट्री से इलाज भी चल रहा था। तो कहीं ना कहीं अब क्या परिस्थितियाँ बनी अंदर के अचानक से उसने इस तरह से अग्रेसिव होकर घटना कारित करी है, इस बारे में पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो अभी तक प्राथमिक जानकारी है वो कहीं ना कहीं इंटरनल घर की बात है जिसके कारण ये घटना कारित हुई है।